करवाई थी और फिर उनके चरणामृत से अपनी जिंदगी को संवारा था। लेकिन आज के दौर में भी राम राज्य की बात करने वालों को किसी केवट की तलाश रहती है, किसी दलित, किसी पिछड़े की तलाश रहती है, ताकि उनकी राजनीति वाली नाव जो है वो पार लग सके। और आज के दौर में पिछड़ों की जो राजनीति है वो किस तरीके से हो रही, वो हमारे सामने है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, आपने बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आते ही साथ ही एक नारा जो सबसे बड़ा दिया वो ये कि 80-20 नहीं 85-15 का चुनाव होने जा रहा है। अब कई दिन गुजर चुके हैं चुनाव प्रचार के बाद, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई चुनाव ये 80-20 का है या 85-15 का? पहले तो रजी साहब, मैं आपको और इंडिया टीवी चैनल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने उपस्थित होने का अवसर दिया है। रही बात, अगर किसी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो 80-20 कहां आता है? 80-20 तो बंटवारा है। 80-20 तो समाज को भी बांटता है और राष्ट्र को भी बांटता है। और ये सही माने में ना 80 के हैं ना 20 के हैं। अगर ये 80 के होते तो 25% की आबादी वाला अनुसूचित जाति जनजाति क्या हिंदू नहीं है कि उनके आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए? 54% वाला पिछड़ा वर्ग क्या हिंदू नहीं है जो उसके आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया? और साथ ही साथ अगर ये 82 और 85% के लोग हिंदू नहीं हैं, तो हिंदू क्या केवल मुख्यमंत्री के बिरादरी के हैं या कुछ मलाई खाने के लिए ही पैदा हुए हैं ऊंची जात में लोग, कि संविधान की व्यवस्था को भी चेक कर जाना चाहते हैं? भारतीय संविधान ने जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। नारा है सबका साथ सबका विकास, और 85% के हक को आप निकल रहे हो। और 80-20 क्यों? क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस 20 की ये बात करते हैं, क्या अशफाकुल्लाह खान ने इस देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते को नहीं चूमा था? क्या वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़ करके अपनी देश के लिए शहादत नहीं दी थी? और ऐसे लोग जिनके बाप दादा पुरखे भी कभी आजादी की लड़ाई में नहीं लड़े, वो आज अशफाकुल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद की संतानों पर उंगली उठा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, बड़ी जोशीली बातें आपने की, लेकिन बीजेपी से जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन लोगों के सवाल मेरे जरिए आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आज जो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। 2016 में जब आपने बीएसपी से किनारा किया, उसके बाद आपको तो समाजवादी पार्टी में बहुत बुलाया जा रहा था। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, आजम खान सब आपको बुला रहे थे, तब आपने बीजेपी को चुन लिया था। तो क्या उस वक्त आप कुछ गलतफहमी में थे? उस समय में गलत मुगालते में था, क्योंकि माननीय मोदी जी जो देश के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका मैंने भाषण सुना था। सार्वजनिक सभाओं में कहा था, लोग मुझको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ। तो मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल गया, चरित्र भी बदल गया होगा। पिछड़ी जात में पैदा होने के, अपमान होने का अगर किसी को दुख है तो पिछड़ों का दर्द भी उसके सीने में होगा। लेकिन मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कि किस तरीके से ये कहते जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। जिन दलितों और पिछड़ों ने मेरे नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम पर सम्मिलित हुए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया था, 14 साल के वनवास से इनको निकाला था,
सरकार में आने के बाद उन्हीं दलितों और पिछड़ों के हक को, उन्हीं के आरक्षण अधिकार को अजगर की तरह निकल गए। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये बात, इस गलतफहमी से निकलने में, ये बात समझने में आपको पूरा 5 साल लग गया। पूरी एक सरकार में आप मंत्री रह गए। आपने मंत्री रहते हुए तमाम जो सुख संसाधन होते हैं वो सब भोगे। देखिए, मैं कोई पहली बार मंत्री नहीं था जी। योगी सरकार ने 6वीं बार मंत्रिमंडल में शपथ लिया था जी। 3 बार नेता विरोधी दल रहा हूं। 42 साल का मेरा संघर्ष का राजनीति है। दलितों और पिछड़ों की प्राथमिकता सदैव मेरे संघर्ष में रहा है। जब भी दलितों और पिछड़ों के हक पर किसी ने डकैती डाली है, मैं उसका पुरजोर और कड़ा विरोध किया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मैंने देखा कि अंदर अंदर भारतीय संविधान को ये निगल रहे हैं, अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं और 69,000 शिक्षकों की भर्ती इसका जीता जाता नमूना है, जिसमें 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, वो पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की संस्थि कह रही है, जो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र है और उसमें कहा गया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती किया जाना भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत है। अतः अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती सुनिश्चित करने का प्रयास करें। वो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पत्र को 10 महीने तक टालने की कोशिश करते रहे। कई बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, कई बार मैंने पत्र भी लिख करके अनुरोध किया, यहां तक कि हमारे कैबिनेट के कुछ और भी मंत्रियों ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। टालते रहे, टालते रहे, टालते रहे। जैसे ही चुनाव नजदीक आया, उन्होंने 3 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। स्क्रीनिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया कि अनियमितता हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती नहीं हुई, अपितु 6,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती हुई है। मैं इस गलती को सुधारूंगा और 6,000 लोगों को नियुक्ति दूंगा। लेकिन एक भी नियुक्ति गलती स्वीकार करने के बावजूद भी, घोषणा करने के बावजूद भी एक भी नियुक्ति नहीं हुई। यही नहीं, अगर मैं कैबिनेट में नहीं होता तो इनकी इन बारीकियों को, कमजोरियों को, गलतियों को पकड़ता कैसे। अभी अभी करीब 10 महीना पहले एक कैबिनेट प्रस्ताव आया, बिना आवेदन पत्र मांगे, बिना किसी विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव। चूंकि अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए। मैंने कई आपत्ति, मुख्यमंत्री जी ने मेरी आपत्ति पर सहमति जताई, लेकिन उस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया। नतीजा हुआ, प्रस्ताव जीवित रहा, जिसके आधार पर पिछले 8 महीने से 9 महीने से उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में एक ही वर्ग जाति विशेष के लोगों की भर्ती प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता के रूप में लगातार हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई लोगों को। अब जरा ये बताइए कि पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करने का फैसला और अब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो उस वक्त से अब के वक्त में क्या ऐसा बदल गया समाजवादी पार्टी में? क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएसपी छोड़ने के बाद ये भी खबर थी कि आप अपनी एक पार्टी बनाना चाहते थे। देखिए, ये सही है, क्योंकि समयाभाव था। मोदी जी की पीड़ा कहीं ने मुझे प्रभावित की थी, लेकिन आज मैंने देखा वही ढाक के तेजपात, इनके जो भी आंसू हैं वो घड़ियाली है। अखिलेश जी का क्या पसंद आ गया इस टाइम आपको? अखिलेश जी
इसके पहले मुख्यमंत्री रहे, उनके तमाम विकास कल्याणकारी योजनाएं, नौजवानों के उत्थान के लिए कार्यक्रम और तमाम समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में खड़ा करने का उनका प्रयास कहीं न कहीं मुझे आकर्षित किया। और साथ ही साथ क्योंकि जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में अपनी मंशा जाहिर की है, उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा है। समतामूलक, समाजवादी, राष्ट्र निर्माण की कल्पना करते हुए बात कही है। तो उस समाजवादी विचारधारा को श्री अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ राज करो। और मैं ये चाहते हुए भी कि पार्टी बनाई जाए, इसलिए नहीं बनाया। अगर मैं पार्टी बनाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश का फायदा मिलेगा और इसीलिए हम पूरे पावर को, हम पूरे महाशक्ति को एक पर खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को मटिया नहीं करने का काम करेंगे। और इसीलिए मैंने अखिलेश यादव जी से बात किया। समाजवादी पार्टी में अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं जो समूह के साथ जाने का निर्णय लिया। ठीक है, मकसद है समाजवादी पार्टी सरकार बनाना और भारतीय जनता पार्टी जिसने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले, करीब 3 घंटे पहले ट्वीट किया है जिसमें आपने योगी जी का वीडियो को रिट्वीट किया है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय समाज के घर में, परिवार में पैदा हुए और उस पर उनको गर्व है। तो इसमें आपको अहंकार दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी साधु संत या योगी अगर ये कहता है, जैसा कि उन्होंने एक पत्रकार के जवाब के सवाल में कहा जी कि मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हूं, इस पर मुझे गर्व है। पत्रकार ने पूछा था कि आपको राजपूतों को शोषण देने का आरोप है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूं, इसके मुझे गर्व है। और ये क्षत्रिय समाज तो समाज है जिसमें भगवान भी पैदा हुए। तो योगी जी इंसान तो बन नहीं पाए, इंसानों का सम्मान तो कर नहीं पाए, भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ योगी जी को भूल जाना चाहिए जो क्षत्रिय, वो पहले गोरखनाथ पीठ जो बहुत ही सुप्रसिद्ध पीठ है उसके वो महंत है, मठाधीश है। मठाधीश साधु संत सन्यासी की कोई जात नहीं होती है, एक चीज। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सब समाज की बात करता है। जब सब समाज की बात करते हो तो क्षत्रिय होने का दम क्यों? जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हो तो जातिवाद का दम क्यों? इसका मतलब है आपका नारा धोखा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा धोखा है, आपका चेहरा धोखा है, आपका योगी होना भी धोखा है। और मैं ये कह सकता हूं, अगर एक तरफ आप अपने को कहते हो योगी है और एक तरफ कहते हो क्षत्रिय होने का घमंड है, तो मैं ये कह सकता हूं आप योगी नहीं ढोंगी है। लेकिन साथ में यूपी ने भी और पूरे देश ने तस्वीरें देखी कि जब वो एक दलित के घर गए अभी हाल में और वहां जाकर के उनके साथ उन्होंने बैठकर खाना खाया, तो वो तो सबको साथ लेकर चलने का पैगाम भी दे रहे हैं। अगर सबको साथ लेकर चलने का पैगाम ले रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं 25% दलितों ने क्या किया था, 54% पिछड़े वर्गों ने क्या किया था कि इनके आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को बैठा दिया। इसका मतलब वो अपने को मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो अपने को क्षत्रियों का नेता मानते हैं, वो अपने को गोरखपुर पीठ का मठाधीश नहीं मानते, बल्कि अपने को क्षत्रिय मानते हैं। इसीलिए
वो मुख्यमंत्री होने लायक है और न मठाधीश होने लायक है। लेकिन इस बार तो टिकटों के बंटवारे में भी अच्छा खासा शेयर दिया गया पिछड़ों को, ओबीसी को। वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य का दहशत है कि पिछड़ों को बड़े पैमाने पर टिकट दे रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की दहशत है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की दहशत है कि जो 40-50% टिकट काटने वाले थे, किसी की टिकट काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का दहशत है कि जिन पिछड़ों को ये अभी तक निगल रहे थे उनके हक और हकूक को, उनको बड़े पैमाने पर टिकट दे रहे हैं, जिससे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है उसकी भरपाई किया जा सके। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, अब कितना भी वो पिछड़ों को मलहम क्यों न लगावे, योगी जी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि आपकी दहशत की वजह से ये टिकट इस तरह से बांटे गए, लेकिन डेटा ये दिखा रहा है और खुद प्रधानमंत्री कई मंचों पर बता चुके कि 113 उनके पास ओबीसी सांसद हैं, 53 शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 43 एसटी कैटेगरी से आते हैं। इतनी सारी तादाद तो पहले से उनके पास है। उसमें वो भी मेरे कारण ही हुआ था जब मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। पार्टी से बड़े पैमाने पर जनधार वहां पहुंचा था, तो उसका एक गीता का नमूना है। इनके जितने विधायक हैं उसमें 180 विधायक बहुजन समाज पार्टी के बैकग्राउंड से गए हुए हैं। अच्छा ठीक है सर, देखिए आप बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा है वो एक तरह का फरेब था, आप ये कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो बड़े नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आरपीएन सिंह कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये बताते हुए कि उनको मोदी जी के विजन में बहुत भरोसा है और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। और खबर ये भी कि वो आपके सामने वहां पर मुकाबले में आ सकते हैं। जो पिटे पिटाए मोहरे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कितना भी चलाने की कोशिश क्यों न करे, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की कीर्ति साख को बचा नहीं पाएंगे। एक तो पहले ये बताइए, पिटे पिटाए कैसे हैं? 3 बार के विधायक हैं, ऐसा है सांसद हैं, जब से मैं गया, मंत्री रहे हैं। जब से मैं गया हूं, लोकसभा चुनाव के दौरान में गया जी, लोकसभा वो सांसद जरूर बन गए, बड़ौदा विधानसभा में उस समय भी उभारे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उन्होंने अपनी मां जी को लाया, मां जी की जमानत जब्त हुई। उसके बाद उन्होंने दूसरा चेहरा लाया, वो भी बुरी तरह हारा। फिर तीसरे चुनाव यानी 2017 में तीसरा चेहरा लाया, वो भी बुरी तरह हारा। अगर श्री आरपीएन सिंह जी आएंगे तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी कि हमारी लड़ाई तो आसान होने जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ गलती कर बैठे जल्दबाजी में? केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था। केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी कुर्सी बचावें, अभी तक स्टूल लेके चढ़ते थे। ये स्टूल वाली कहानी क्या, ये भी अब बताइए। तो स्टूल भी नसीब होने वाला नहीं है। ये स्टूल वाली कहानी क्या, जरा ये भी बताइए। अब इसको एक दिन आप सीधे जाकर के श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से बात करिएगा जी, और उनसे आप खुद पूछिएगा कि आपको स्टूल और उप मुख्यमंत्री क्यों बोलते हैं। अरे आप सरकार में रहे, आप ही बता दीजिए। अब इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार बैठक किया जी, उसमें कई अधिकारी थे। बैठक में बात से पहुंचे, देखा अगल बगल कोई कुर्सी लगी नहीं, पीछे स्टूल पड़ा था, स्टूल उठाए लेके अपने हाथ से आए उसे बैठ गए। इसलिए स्टूल वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा एक बात ये भी बहुत कही जा रही थी जब आपने बीजेपी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में गए, कि आप ऊंचा हार से टिकट चाहते थे अपने बेटे के लिए, उत्कर्ष के लिए, जिसको लेकर के पार्टी ने खारिज कर दिया और इस वजह से आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन बेटे को टिकट तो अब भी नहीं मिला, क्योंकि जब मांगा ही नहीं गया और वहां पर हमारा सिटिंग विधायक, स्वाभाविक रूप से जो सिटिंग गेटिंग हो रहा है तो उसमें औचित्य ही नहीं उठता। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप बेबुनियाद। मैं तो जब बेटे को टिकट मिल रहा था शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी में, उस समय विरोध किया। माननीय बहन जी ने ये कहकर के कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं कि तुम हो, फैसला पार्टी का मैं करूंगी तुम करोगे, नहीं, मैंने कहा
कहा बहन जी आपने, तो बहन मुझे निर्णय लेने दो। और भारतीय जनता पार्टी में भी बिना बुलाए इन लोगों ने मौका दिया था। और बात रही आज खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों का खंडन नहीं कर सकते, स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप के माध्यम से अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात अभी आपने कही स्वामी जी कि मायावती जी ने खुद ये बात कही थी, तो इसी बात को लेकर के और आपके जो विरोधी लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप किसी के नहीं है, क्योंकि आप जब हार गए थे डालमऊ से अपना विधायकी का चुनाव, उस वक्त हारने के बावजूद आपको मायावती ने मंत्री तक बनाया था। देखिए, कोई किसी ने एहसान नहीं किया। मैं किसी की सरकार बनाता हूँ और सरकार में अगर मुझे कोई मंत्री बनाता है तो मेरे ऊपर एहसान नहीं करता। हार जाने के बीएसपी छोड़ने के बाद बहन मायावती जी क्या हैसियत है आप नहीं देख रहे क्या? आज जिनका आंकड़ा 20 के नीचे आ गया, इस बार दहाई के नीचे जाने वाला है, आप उनकी बात कर रहे हैं। हम ही लोगों ने जोड़ करके, हम ही लोगों ने जलधार खड़ा करके सरकार बनाने का काम करते थे। हम ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा है। आप देखिएगा 10-5 का परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी का बुढ़िया बिस्तर बन जाएगा, कहीं ये खड़ी होने वाली नहीं। और अब लेकिन पूरी बीएसपी आपके बूते जीत रही थी, लेकिन आपके बेटे उत्कर्ष मौर्य चुनाव हार जा रहे थे। देखिए, वहां पर जो समीकरण था, देखिए चुनाव में समीकरण कभी कभी काम ठीक बात है, समीकरणों से भी कभी कभी हार जीत होती है। और 1700, 1500, 1000 से कोई हार नहीं होती है। इसलिए हार और जीत ये दोनों लोकतंत्र में राजनीति के दोनों पहलू हैं। जो हारता वही जीतता है और जो जीतता वही हारता। इसलिए वो अभ्यास का विषय नहीं। रही बात, अगर हमें टिकट मांगना होगा, हमारे पास लाखों लाख का जलधार है, हम उनके लिए बात करूंगा। हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं, मेरी शुरुआती राजनीतिक सफर के साथ हैं। अगर मौका मिलेगा हम उनके लिए बात करेंगे। बेटी बेटा क्या, ये तो बेटी बेटा मेरी राजनीति से बाद में आए। मैं राजनीति में शुरुआत पहले किया, बेटी बेटा तो बाद में पैदा हुए। अब जो बातें पैदा हुआ वो हमारी राजनीति का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे साथ लाखों जलधार में वो भी एक व्यक्ति के रूप में खड़ा दिखाई पड़ता है। और रही बात, ये छोटी सोच के लोग छोटी बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपने बेटी बेटा दोनों का जिक्र कर लिया, इसलिए अब जरा बेटी की भी बात कर लेते हैं। संघमित्र मौर्य आपकी बिटिया रानी है, वो बीजेपी में है इस वक्त। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब उन्होंने किसी एक सवाल के जवाब में बताया कि उनसे आपकी इस बात को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई थी। अभी लास्ट आपकी कब उनसे बात हुई? और वो ये भी कह रही है कि पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो निभाती रहेंगी। देखिए, पहली बात तो ये, मैं कभी कोई भी राजनीतिक फैसला किसी से नहीं करता हूँ। राजनीतिक फैसला, लेकिन वो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानती है। राजनीतिक फैसला जब भी दलितों और पिछड़ों के हक पर कोई कुठाराघात करता है, भारतीय संविधान पर चोट करने की कोशिश करता है, आरक्षण से खिलवाड़ करता है, दलितों पिछड़ों के आरक्षित पदों पर अपने चहेतों को बैठाने की बात करता है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बख्शते नहीं है। और उसका दुष्परिणाम भी उनको भोगना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, राजनीतिक फैसला राजनीति मैं करता हूँ। 80 विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1980 में छोड़ा हूँ। उसके बाद मैंने संघर्ष की और राजनीति शुरू किया। संघर्षों के बलबूते पे इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। और उसमें उस संघर्ष में न कभी बेटी रहे न कभी बेटा रहे। सिर्फ अपनी राजनीति का फैसला आप करते हैं या बेटी की राजनीति का फैसला भी आप ही करते हैं? देखिए, क्योंकि अब वो बदायूं की सांसद, वो अपना निर्णय खुद करेगी। और राजनीति में मैं कभी किसी को दबावी भी नहीं बनता। हमारे साथ 3 मंत्री और 1 दर्जन विधायक छोड़ करके आए। मैंने किसी विधायक से नहीं कहा कि आप इस्तीफा दोगे। मेरे इस्तीफा देने के बाद स्वयं मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि इस घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमने उनका स्वागत किया। आप जिनका डिब्बा बिस्तरा गोल करने की बात कर रहे हैं वो उस पार्टी में है, आपको लगता है कि आपकी बेटी को कोई दिक्कत हो सकती है बीजेपी में? अब देखिए, राजनीति में जो रहता है वो दिक्कतों की परवाह नहीं करता, वो केवल जनता की परवाह करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, पिछले चुनाव में पिछले के वक्त में बहुत ज्यादा जो पिछड़ों का, दलितों का साथ भी बीजेपी को मिलता रहा है। तो अभी के वक्त में जो बहुत ज्यादा आरोप बीजेपी लगा रही है कि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी को लेकर के कि कार सेवकों पर उन्होंने किसी जमाने में गोली चलवाई थी और अब राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, राम जी की भी बात कर रहे हैं। ये बात कुछ बैकफुट पर लाती है आप लोगों को? अब भारतीय जनता पार्टी के लोग गड़ा मुर्दर खाने के आदी। अखिलेश जी तो उस समय राजनीति में भी नहीं थे जिस समय क्या बात कर रहे हो। अखिलेश जी कहां आते हैं? अखिलेश जी तो 2012 में पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब बाबा आदम के जमाने की बात याद करके मुख्यमंत्री सोचती हम इससे जीवन दान पा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने देश के, प्रदेश के करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, दलितों, पिछड़ों की जो पद और कुर्सी रहे उस पर अपने चहेतों को बैठाने का पाप किया। इसलिए इनके पाप के घड़ा का फूटने का वक्त आ गया। अब इनका भांडा फूटेगा, इनकी विदाई होगी। आरोप प्रत्यारोप का कितना भी सहारा ले, लेकिन ये अपने आरोपों से बच नहीं सकते और साथ ही साथ जो उन्होंने पाप किया है उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए इनको फिर से वनवास जाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी तो बार बार कह रही कि उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया है, राम मंदिर बहुत तेजी से बन रहा है और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने राम मंदिर का नाम ले लिया। राम मंदिर ट्रस्ट है जो सरकारी है, भारत सरकार ने बनाया। कुल 17 सदस्य हैं जी। एक को छोड़कर सारे सदस्य एक ही वर्ग विशेष के। वही तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल टीवी हिंदू है? क्या केवल मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हिंदू हैं? क्या केवल दिनेश शर्मा जी की बिरादरी के हिंदू हैं? और सारे पिछड़े और सारे दलितों ने पाप किया है। वो सरकार की क्षमता है, सरकार ने बनाया है। सरकारी उनको आने जाने का किराया मिलता है, सरकारी उनका भोजन मिलता है, सरकारी सहायता मिलती है, उनको मानदेय मिलता है। तो ऐसे में आपने पिछड़ों और दलितों क्यों नहीं रखा? इसका मतलब मंदिर भी एक धोखा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को उससे पोषित किया जा रहा है, दलितों और पिछड़ों को हर जगह वंचित किया जा रहा है। अगर वाकई में इनको हिंदुओं से प्रेम होता तो बड़े पैमाने पर 54% पिछड़े और 25% दलितों की हिस्सेदारी, उनका प्रतिनिधित्व भी राम मंदिर ट्रस्ट में होता। लेकिन जिस दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं उसके लिए तो बीजेपी बार बार कहती है कि गरीब अन्न कल्याण योजना है तो उसका फायदा तो सबको मिल रहा है। ये तो सरकार की एक सोची साजिश है। किसानों का खेत चरा लो, साल में 6,000 रुपया पकड़ा दो, यानी लाखों लाख का फसल योगी के गोरू चट कर जाए और 4 महीने में 2,000 रुपया पकड़ा दे, कहें कि हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं। अरे अगर किसानों का सम्मान करना है तो किसानों के खेत में 100-100, 200 जो छुट्टा जानवर जाते हैं, योगी जी के सांड और बैल जाते हैं, सांड और बछड़ा जाते हैं, उनको रुकाने का काम करें। आज किसानों की फसल चली जा रही है, योगी सरकार को चिंता नहीं। ये किसान सालों साल खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हुआ, एक तो नहीं लाखों की तादाद में। सरकार का दिल नहीं पसीजा। चुनाव आया, जनधार खिसकने का डर सताने लगा। बिना किसानों से बात किए 1 मिनट में किसान बिल वापस हो गया। यानी ये वोट के सौदागर हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको न किसान से मतलब है। स्वामी जी, लेकिन इनको न किसान से मतलब है, न दलितों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब है। जैसे ही है केवल किसानों, दलितों, पिछड़ों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को जिस तरीके से शोषण का शिकार बनाया है, आज वो बेचारा और लाचार हो गया। लाचार बना के काफी पकड़ाते हैं, किसानों का खेत चला करके 2,000 रुपया पकड़ाते हैं।
लेकिन स्वामी जी जैसे ही आप ये बात कहते हैं ना, वैसे ही सामने से फौरन ये बात कह दी जाती है, तो क्या फिर गाय और बैल को कटने दिया जाए? उसके लिए आप जगह जगह क्यों नहीं खाने पीने की व्यवस्था करते, क्यों नहीं बाड़ा बनवाते, क्यों नहीं उनके लिए गौशाला बनवाते, गौशाला बनवा करके अभी आप जब सरकार में थे, अभी आप जब सरकार में थे तो कितनी गौशालाएं बन रही थी, कितना कैसा काम कर रही थी? उस गौशाले में चारा पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी तो गाय वहां मरेगी, तो स्वाभाविक रूप से वहां के जो रखवाले हैं वो छोड़ देते हैं, जाओ खेत करो, किसान सबसे सस्ता है, वो जाओ उसका रात में फसल चढ़ करके आओ, दिन में बटोर के फिर लाके खड़ा कर दे। अच्छा, ओवैसी ने भी एक मोर्चा बनाया है, असदुद्दीन ओवैसी, आप जानते तो होंगे उनको, आजकल उत्तर प्रदेश में काफी पाए जाते हैं। आप बता रहे हैं, मैं नाम सुन रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने एक भागीदारी मोर्चा बनाया है और वो तो ये कह रहे हैं कि किसी एक पिछड़े को वो सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनके बगैर तो यूपी की सियासत होगी नहीं। अब इसको तो आपको ओवैसी पूछना चाहिए, ओवैसी के विषय में कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप ओवैसी जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ओवैसी जी की बात ओवैसी पूछिए। नहीं, वो चूंकि पिछड़ों की बात कर रहे हैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ। अब पिछड़ों के उत्थान की बात कर रहे हैं। ओवैसी जी खुद अगले मुसलमान है, जो पिछड़ा है नहीं तो पिछड़ों बदल क्या समझेगा। जागी पैर न फटी दवाई भूखा जाने पीर पर आई, जागी पैर न फटी दवाई भूखा जाने पीर पर आई। तो चैलेंज कौन है सामने? स्वामी प्रसाद मौर्य जब अब समाजवादी पार्टी में है तो चुनौती कौन है सामने? जिस तरीके से साइकिल की रफ्तार 4 गुने तेजी के साथ आगे जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकता है। अब कोई भी पीछा नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 2017 के पहले 42 विधायक का था। अब हमारा लक्ष्य है 50 के नीचे ला जाकर के इनको पुरानी हैसियत पर खड़ा करने का और इनके परिचय करने का मौका देने का। तो आप ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल से उनको 50 की फिगर पर ले आएंगे? स्वाभाविक रूप से जो इनकी पुरानी हैसियत थी उसी में लाके खड़ा करेंगे, और साथ ही साथ जो इन्होंने दलितों और पिछड़ों के साथ हकतलफी की है उसकी सजा भी भुगतने के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग एक तरह की है अखिलेश यादव ने, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके, उधर आरएलडी को जोड़ करके, ये कितनी कामयाब अभी आपको दिखती है? कहां तक जा रहा है समाजवादी पार्टी का आंकड़ा? क्योंकि बीजेपी तो 300+ का टारगेट लेकर चल रही है। वो मुंगरी लाल के सपने देखते रहे, सपने हसीन होते हैं। वो दिन गए जब दलितों और पिछड़ों ने इनकी सरकार बनाई थी। अब वही दलित पिछड़े भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके फिर से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। चलिए, आने वाला वक्त तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम क्या फैसला करेगी, लेकिन नए नए समाजवादी बने स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो योगी जी का बोरिया बिस्तर बिल्कुल से बांधने की तैयारी उन्होंने कर ली है और अखिलेश यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली। लेकिन इंतजार करना होगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम क्या फैसला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए। बहुत बहुत